डियर स्टूडेंट, आज हम रियल नंबर्स जो हमारा 10th क्लास का पहला चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में विस्तार से देखेंगे। रियल नंबर क्या होता है, इसका कहाँ कहाँ यूज़ किया हमने। इससे पहले भी हमने 9th क्लास, 8th क्लास और 5th क्लास से आगे हम पढ़ते आ रहे हैं। वैसे तो हम 1st क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखना हमने नंबर है वो कितने प्रकार के होते हैं। नंबर आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो नंबर होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, रियल और इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। रियल नंबर हैं वो हम 10th क्लास तक उनके बारे में पढ़ते हैं, और इमेजिनरी नंबर है उनको हम 11th क्लास के बाद में पढ़ेंगे। रियल नंबर जनरली हम 1st क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। रियल नंबर के जैसे पार्ट है, ये सभी रियल नंबर के पार्ट है। ओड नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, ये सभी रियल नंबर हैं। इनके बारे में हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब रियल नंबर है जो सेकंड जो हमने लाइन लिख रखी है उसके अंदर क्या बताया है, रियल नंबर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में उसको बांटा गया है, एक तो रेशनल और एक इरेशनल में। अब ये भी रेशनल और जो इरेशनल है, प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याएं, प्रीमेय संख्याएं और अप्रीमेय संख्याएं। अब प्रीमेय संख्या कौन सी होती है, प्रीमेय संख्या कौन सी होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रेशनल नंबर जो प्रीमेय है, रिप्रेजेंट एज पी बाई क्यू, उसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। यानी कि 2 पूर्णांक हैं पी और क्यू। यहाँ पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, यानी कि पी और क्यू दोनों पूर्णांक हैं, और क्यू है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो ये हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते। जब आपके पास 2 संख्याएं हैं, पी बाई क्यू है, अगर ये दोनों संख्याएं पूर्णांक हैं तो ये प्रीमेय का रूप धारण होगा। और यहाँ क्यू है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो इसको हम, इस टर्म को अपरिभाषित बोलेंगे, यानी कि इसको हम परिभाषित डिफाइंड ही नहीं कर सकते। जब आपका जो डिनोमिनेटर है, हर है, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसको हम रेशनल नंबर के बारे में बोलेंगे, बताएंगे। अब प्रीमेय संख्या बता दिया, पी बटे क्यू है, जो पी बाई क्यू है उसके रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों पूर्णांक होने चाहिए और जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे इसके बाद में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, जैसे 1/2 लिख दिया हमने, ये आपका रेशनल नंबर है। 0 इज आल्सो ए रेशनल नंबर, ये 0 है, ये भी प्रीमेय संख्या है, बिकॉज ये आपका एक इंटीजर है, ये इंटीजर है। तो इसलिए 0 के नीचे हम अगर कुछ भी लिखते हैं, ये इस प्रकार से हम लिखेंगे तो इसका मतलब ये सभी 0 हैं। इसका मतलब ये हो गया जो क्यू आपने बताया था वो डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये जो है टर्म्स हैं, ये आपकी रेशनल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके बाद आती है एक संख्या पढ़ी थी हमने, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको शो करते हैं पाई के नाम से। पाई, ये पाई क्या होता है, इसका यूज़ हम कहीं भी गोलाकार आकृति होती है या वस्तु होती है, उस आकृति की परिधि यानी कि उसका परिमाप या उसका क्षेत्रफल, या जो वस्तु है गोलाकार उसका आयतन निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। अब हमने पढ़ा है पाई। ये पाई है, इसको हम अगर सामान्य भाषा में देखें तो इसको d/r लिख सकते हैं। अब ये d है, ये आपके पास है, d है वो आपके जो आपके पास होगा वो होगा व्यास, और r नहीं होगा यहाँ। एक मिनट, जैसे आपके पास, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ पहले, फिर बाद में देखते हैं। जैसे आपके पास एक सर्कल होगा,
वो जो सर्कल है ये इसकी रेडियस होगी, तो इसका ट्वाइस करेंगे हम तो वो d हो जाएगा। अब इस सर्कल के अंदर हम देखेंगे ये जो गोलाकार रास्ता है, गोलाकार लाइन है या गोलाकार परिधि है, इसका क्षेत्रफल हमें पता है 2πr है, और इस परिधि को हम कोई भी एक सिंबल के द्वारा नोट कर लेते हैं c के द्वारा। तो यहाँ से जैसे पाई का मान निकाल लिया, वो हो गया c/2r। तो ये जो चीज़ है आपके पास, ये पाई का मान आ गया। अब आपके पास जो ये लेंथ है ये फिक्स है, ये फिक्स है। इसी प्रकार जो r है वो भी फिक्स है। तो इसका मतलब ये आपके पास एक संख्या होगी, ये भी संख्या हो सकती है। तो यहाँ हमने देखा अगर ये संख्या है, दोनों पूर्णांक हैं, तो पाई क्या होगी, एक परिमेय संख्या है। लेकिन इसका उल्टा देखते हैं, विरोधाभास हमारे पास, कंट्राडिक्शन है। वो क्या है, अब पाई है उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 3.142 समथिंग, और ये कहीं भी फिनिश नहीं होती, इसलिए इसको हम बोलेंगे जो पाई है वो आपकी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। और पाई वास्तव में ही जो आपकी पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है। अब हम यहाँ से जो पाई है उसका मान, हमारे जो मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, उन्होंने बताया था इसका मान जो फिक्स है, और 10वीं की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें दशमलव के बाद 50 अंकों तक उसमें लिखा हुआ है। अब जैसे अपरिमेय संख्या क्या है ये हमने बताया नहीं, वो देखते हैं हम अपरिमेय संख्या क्या होती है। अब जो संख्या परिमेय ना हो वो अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय के बारे में बता दिया था हमने, ये परिमेय है। लेकिन जो अपरिमेय है वो क्या है, यानी कि जो परिमेय ना हो वो अपरिमेय है। अब जैसे देखते हैं परिमेय और अपरिमेय में क्या होता है। तो जनरली जब डिफाइन करते हैं, इसको परिभाषित करते हैं, तो कोई भी प्राइम नंबर का मतलब हो गया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जब रूट के अंदर आ जाती है, अंडर रूट के अंदर आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल √2, √3, √7, √11, यहाँ आपके पास 2, 3, 7 और 11 जो 11 है, ये सभी प्राइम नंबर हैं। और जब इनका रूट किया तो हमें ये सभी इरेशनल नंबर मिलेंगी, अपरिमेय संख्या मिलेंगी। अब इस चैप्टर में हम जो मेन टॉपिक है आपका रियल नंबर के बारे में बता रखा है, उसको डिफाइंड कर रखा है। फिर हम प्रीमेय अपरिमेय के बारे में पढ़ेंगे। तो अपरिमेय नंबर इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इस प्रकार से आपको कोई भी संख्या दिख जाती है जो रूट के अंदर हो, अभाज्य हो, तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होगी, हमेशा आपकी इरेशनल नंबर होगी। अब इसके बाद देखते हैं हम, कई बार हमने देखा भी है, जैसे 1.2222 इस प्रकार से और कंटिन्यू चलती है सो, तो ये परिमेय संख्या है। इसको हम बोलेंगे रिकरिंग नंबर, पुनरावर्ती। तो इसलिए अगर इस प्रकार की संख्या आपके पास आ जाती है तो वो भी परिमेय होती है। और जिसका दशमलव प्रसार खत्म हो जाता है, चाहे वो कितने अंकों के बाद ही खत्म हो, वो भी परिमेय संख्या होगी। ये भी आपकी परिमेय संख्या होगी। चाहे वो 1000 अंकों के बाद खत्म हो तो भी हमारी वो संख्या परिमेय होगी। और दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद जो अंकों का है, रिपीटिंग अंक, जो अंक है वो रिपीट हो रहे हैं, रिकरिंग टाइप का है, तो इसका मतलब वो भी हमारे पास एक परिमेय संख्या का उदाहरण होगा। अब इसके अलावा हमारे पास जैसे ये बच गया कि ये दशमलव प्रसार कहीं भी खत्म ना हो, डेसिमल है उसके बाद की संख्या कहीं भी खत्म ना हो, तो वो आपकी अपरिमेय संख्या होगी। फॉर एग्जांपल हम जैसे लिखते हैं 1.24S612, इस प्रकार से हमने लिख दिया। तो ये जो संख्याएं हैं ये आपकी अपरिमेय संख्या का उदाहरण होगा। तो अगर आपके एग्जाम में आता है, 1 नंबर में आ सकता है, और बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो हम ये लिखते हैं 1.2022
200, 2000, इस प्रकार से हम लिखेंगे तो इसका मतलब ये अंक हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं और ये इसी प्रकार से चलता जाएगा। तो ये जो है बेस्ट एग्जाम्पल है आपका इरेशनल नंबर का। तो इस प्रकार से हम रेशनल और इरेशनल नंबर को डिफाइन करेंगे। और अगर एक ये जो हमारा मैट्रिक्स क्लास है 10वीं कक्षा है उसके अंदर 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। कई बार आ जाता है निम्नलिखित में से छांटिए कौन सा इनके अंदर, जैसे ये आपके पास चार संख्या लिखी, हमने इनमें से ये बताना है इनमें से रेशनल कौन सा है। तो रेशनल तो वही होगा जो एक पूर्णांक होगा। अब ये है, ये रेशनल है बिकॉज जो 2 है वो प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर को हम रूट के अंदर लिखेंगे तो वो रेशनल होगा। इसको भी जब हम फैक्टर करके 4 × 2 करके और इसको 4 का रूट बाहर निकाल देंगे 2√2, तो यहाँ से ये √2 है, ये प्राइम नंबर आ गया। और इसी प्रकार 11 भी है। अब इसका जो मान होगा, इसकी वैल्यू होगी वो 3, तो इट्स मीन √9 आपका रेशनल नंबर है। तो इस प्रकार से यहाँ आपको ये पूछा जा सकता है, यहाँ 1-2 और एग्जांपल देते हैं, √9, √4, √64, √3, इनमें से इरेशनल बताओ कौन सा होगा। तो इरेशनल इनमें से √3 होगा, अप्रिमेय संख्या है वो √3 होगी। अब इसके बारे में हम कुछ आगे पढ़ेंगे। अभी हम रेशनल और इरेशनल के बारे में ही कंफर्म करेंगे। रेशनल नंबर और इरेशनल के बारे में आज कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये जो टॉपिक हैं ये दोनों 9th और 10th क्लास के लिए, दोनों के लिए यूजफुल होगा। और यहाँ से हमें दोनों के लिए अलग कुछ नहीं है, ये तो 9th में भी आता है और 10th में तो इसका रिपीटिंग होता है। अब देखते हैं परिमेय संख्या के बारे में बताया था, P/Q के रूप में होता है और रिकरिंग भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1/3 करते हैं हम, 0.3333 ऐसे हो सकता है। और यहाँ जो होता है वो डेसिमल के बाद, आफ्टर डेसिमल कहीं भी डज नॉट फिनिश, या कहीं भी खत्म नहीं होता, तो वो इरेशनल नंबर होगा। अब इसके टाइप हैं, बता दिया था, वो पुनरावर्ती टाइप के होते हैं, रिपीटिंग, या दशमलव के बाद कहीं भी जो परिमेय संख्या है जो आपका भिन्न है वो दशमलव के बाद कहीं भी खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 2/5 लिया हमें, तो इसका मतलब इसका 0.4 मान हो गया, तो ये यहाँ पर खत्म हो गया है, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। अब यहाँ से एक टाइप अलग क्रिएट होगी, अलग प्रकार का एक क्वेश्चन बनेगा, वो भी आपके 10वीं क्लास की 1.4 एक्सरसाइज में आता है और इसके सम भी यहीं से आपको सोल्व करने होंगे, पता चल जाएगा आपको क्या करना है। तो अब यहाँ से आपको मैं एक अलग टॉपिक बताऊंगा और वहाँ से आप जो 10th क्लास है उसकी 1.4 एक्सरसाइज उसको कवर कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या आएगा वो देखो आप, यहाँ से आएगा एक तो टर्मिनेटिंग टर्म और एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। इसको हम लिख सकते हैं शांत भिन्न और अशांत भिन्न। ये होती क्या है अब उसके बारे में देखेंगे। तो शांत भिन्न होती है वो इस प्रकार की होती है जिसका दशमलव प्रसार कहीं भी जाए, 10 अंकों के बाद, 1 अंक के बाद, 5 अंकों के बाद खत्म हो जाता हो, यानी कि वो नीचे वाले अंक से जो हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, उससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए,
वो टर्मिनेटिंग टर्म होती है। नॉन टर्मिनेटिंग टर्म वो होंगी जो आपकी कहीं भी खत्म नहीं हो, तो वो जो टर्म है वो नॉन टर्मिनेटिंग टर्म कहलाती हैं। अब जो टर्मिनेटिंग टर्म है उसको हम डिफाइन करेंगे, यदि आपका इफ डिनोमिनेटर रिमेन्स ऑलवेज इन द फॉर्म 2 and 5 मल्टीप्लायर। तो यहां से हमें पता चला जो आपका डिनोमिनेटर है हर है वो 2 और 5 का गुणांक है, 2 और 5 का ही एक 2 और 5 की एक संख्या है, तो वही आपका जो प्रीमेय संख्या होगी या जो संख्या होगी वो आपकी एक शांत भिन्न होगी, शांत भिन्न होगी। अदरवाइज आपकी जो भिन्न होगी वो अशांत टाइप की मिलेगी। अब जैसे एग्जांपल देते हैं हम, बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे 1/5 लिख दिया। अब यहाँ से इसको हम ये भी बोल सकते हैं, यदि आपका हर 2 की 5 और 5 की n इस रूप में हो, यहाँ m और n कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब बिलोंग्स टू होल नंबर। m और n है वो आपका होल नंबर हो सकता है। अब 1/5 लिया हमें, 1/5 है, यहाँ 5 की पावर 1 होगी और 2 इसकी पावर 0 होगी, यानी कि दोनों की पावर वो होल नंबर है। अब ये जो है इसका डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में होगा। अगर इस फॉर्म में है तो इसका मतलब ये आपकी शांत भिन्न होगी, जो टर्म होगी वो किस प्रकार की होगी, शांत होगी। तो इसका मतलब ये आपका 2 की पावर 0 और 5⁻1। अब इसको हम जब सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 0.2, यानी कि ये दशमलव के बाद एक अंक पर खत्म हो गई। तो इस प्रकार की टर्म है वो आपकी शांत भिन्न होंगी। अब और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1/3। यहाँ जो आपका हर है, डिनोमिनेटर है, वो इस रूप में नहीं है, इस टाइप का नहीं है, इसलिए ये कैसी होगी, अशांत होगी। कई बार आपको ऊपर और नीचे एक प्राइम दोनों का एक नंबर ऐसा मिल जाता है जो दोनों को डिवाइड करे, कंपोजिट फंक्शन हो, जैसे 3/15 लिख दिया। तो यहाँ कई बार हम देखते हैं 3/3 × 5 होगा, ऊपर वाला नहीं देखते, इसको देख लेते हैं, ये तो भाई 3 का मल्टीप्लायर होगा, इसलिए ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग टर्म होगी, अशांत भिन्न होगी। लेकिन सबसे पहले हमें इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, इनको सिंपल फॉर्म में लिखना है, यानी कि ये 3 से 3 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा और ये 1/5 बच गया, इसको हम 0.2 लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, अगर इस रूप में हो, यानी कि ऊपर जो आपका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है वो दोनों, अगर दोनों में कोई भी एक भी उनके अंदर कोई फैक्टर है तो उससे पहले हम डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो आपकी नॉर्मल जो सिंपल जो भिन्न आएगी उसको हम देखेंगे वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस प्रकार से ये टर्म है, ये टर्मिनेटिंग टर्म हो जाएगी। अब बहुत सारी टर्म है, जैसे 1/7 लिख दिया, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बिकॉज यहाँ आपको देखा है अब जो इसका डिनोमिनेटर है वो 2 की n और 5 की n के रूप में नहीं है। अब यहाँ हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे और इसी के बेस पर हम अपनी 1.4 एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। अब हमें देखा 2/5, इसको हम लिखेंगे 2/5⁻1 और 2⁻, इसका मतलब होगा इसका जो हर है वो इस फॉर्म में है, तो टर्मिनेटिंग टर्म होगी। इसको हम आंख मीच के, अगर आपका जो डिनोमिनेटर है हर वाला पद है वो इस फॉर्म में है तो उसको हम आंख मीच के बता सकते हैं ये आपकी शांत भिन्न होगी। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, तो इसके साथ साथ हम कई बार सोल्व करने के लिए आ जाता है, इसको बिना भाग दिए हुए हल कीजिए, इसको सोल्व कीजिए। कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। अब जैसे आपके पास 2⁻0 5⁻1, अब ये देखना है इन दोनों अंकों में से जो पावर है वो किसकी ज़्यादा है, 5 की ज़्यादा है। तो इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए, इसको इसके इक्विवेलेंट करने के लिए हमें 2⁻1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से डिवाइड कर देंगे। अब इसका मतलब तो 1 आपके पास ये तो है ही नहीं,
तो ऊपर तो हो गया आपका 4 और नीचे हो गया 5 की पावर 1 और इनटू में 2 की पावर 1, तो ये हो गया 4/10 की पावर 1, तो 4/10 और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 0.4। तो इस प्रकार इसको हम बिना डिवाइड किए इसको सोल्व कर सकते हैं और इसका जो टर्मिनेटिंग जो पॉइंट है वो भी बता सकते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब और एग्जांपल लेते हैं हम 3/125। अब इसको सोल्व करते हैं और ये पता लगाएंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। तो ये देखेंगे 3y, ये 5 का फैक्टर है, 5 × 5 × 5, 3y 5³ एंड 2⁻0। तो इसको आगे सोल्व करेंगे हम, ये देखेंगे तो अभी बताया था हमें जो मैक्सिमम पावर है वो 5 की है और इसी प्रकार हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसी के लेवल की पावर से 2 की टर्म से और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हो गया आपका 3 × 8, इसको सोल्व करेंगे तो 8 आएगा और नीचे होगा आपका 10⁻3। तो इसका मतलब हो गया 3 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 24 और नीचे हो जाएगा 1000। तो इसको हम 0.024 लिख सकते हैं। तो यह आपकी टर्मिनेटिंग टर्म होगी 0.024। तो आगे चलते हैं, हम 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें टर्मिनेटिंग ना हो। अब जैसे ये हमने लिया 7/56। अब यहाँ आपने देखा 2 × 2 × 2 × 7, ये तो टर्मिनेटिंग टर्म होगी। देखते हैं इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ देखा हमने, यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो रहा है तो इसका मतलब 1/8 होगा। अब ये आपकी टर्मिनेटिंग आएगी बिकॉज जहाँ डिनोमिनेटर है वो आपका इस फॉर्म में है 2⁵ एंड 5⁵n, सॉरी 2⁻m और 5⁻n, इस रूप में होगा। इसका मतलब ये भी आपकी टर्मिनेटिंग टर्म होगी। तो इसका मतलब इसको सोल्व करेंगे 2⁻3, 5⁻3 और 5⁻3। तो ये आपका 5⁻3 और नीचे हो गया आपका 10⁻3। तो 125 अपॉन ये हो गया। तो इसका मतलब आ गया आपके पास 0.125। ये आपकी इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो आ गई है जब इसको हम बिना डिवाइड किए हुए तब इसको सोल्व करेंगे। इस प्रकार से आपने जो टर्मिनेटिंग टर्म है उसका पता लगाना है, वेरीफाई करना है और उसको सोल्व करना है। अब जैसे और देख लेते हैं 1-2 टर्म। ये लिया, अब पहले इसको सोल्व करके देखते हैं। 4 से कट जाएगी ये 164 आ गया। तो इसका मतलब 64 जो 61 है वो आपकी प्राइम नंबर है, ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब ये एक नॉन टर्मिनेटिंग टर्म होगी, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म होगी। तो इस वीडियो में आपको रेशनल नंबर की टाइप्स बताई और किस प्रकार हम पता करेंगे रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल क्या होता है, और उसके जो हमने टू टाइप्स बताए थे, शांत और अशांत, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, उनको किस प्रकार हम सोल्व करेंगे तो हमें बता दिया। तो जो 10th क्लास है उसकी जो टेक्स्ट बुक है NCERT की, उसमें 1.4 एक्सरसाइज, उसमें कुछ क्वेश्चन भी होंगे इस प्रकार से जो हम और जो एग्जाम्पल लेकर उनको सोल्व कर सकते हैं।